पढ़ना क्या है, पंचायती राज। आपने सुना होगा नाम ना। कोई ये बच्चा बता पंचायती राज किसे कहते हैं? पंचायती राज किसे कहते हैं? पढ़ने को बोला था, है ना, पढ़ के आना चाहिए। 2 दिन पहले बोला था सर। स्थानीय सुशासन किसे कहते हैं? पंचायती राज किसे कहते हैं? खुल के बताइए, बिल्कुल आप ऐसा ही लेवल के हैं। जहाँ पर किसी राज्य की शासन व्यवस्था है ही नहीं है ना, है ही नहीं किसी बुक में, तो मिलेगी कहाँ? इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ के आओ, क्योंकि बुक में है नहीं तो आप बताओगे कहाँ से। स्थानीय प्रशासन लिखिए, स्थानीय शासन की परिभाषा लिखी हुआ व्यवस्था जिसमें वह व्यवस्था जिसमें स्थानीय स्तर पर वह व्यवस्था जिसमें स्थानीय स्तर पर शासन एवं विधियों के क्रियान्वयन वह व्यवस्था जिसमें स्थानीय स्तर पर शासन विधियों के क्रियान्वयन में स्थानीय जनता भागीदार होती है, वह व्यवस्था जिसमें स्थानीय स्तर पर शासन एवं विधियों के क्रियान्वयन, या आप कह सकते हैं कामकाज में ना, क्रियान्वयन में स्थानीय जनता भागीदार होती है। पंचायती राज या स्थानीय सुशासन स्थानीय सुशासन 2 प्रकार का है। कहाँ से जन्म हो रहा है वो देखना के पॉइंट है। स्थानीय सुशासन 2 प्रकार का होता है। पहला लिखिए, ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर। प्रकार का आप स्थानीय सुशासन देखते हैं, ग्रामीण स्तर पर, एक शहरी स्तर पर। अब इसकी परिभाषा लिखो पहले। ग्रामीण स्तर, ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण स्तर की परिभाषा लिखना है, जो है इसके नीचे लिखना। ग्रामीण स्तर पर शासन की व्यवस्था, ग्रामीण स्तर पर शासन की व्यवस्था को पंचायती राज कहा जाता है। ग्रामीण स्तर पर शासन की व्यवस्था को ही पंचायती राज कहा जाता है। देखिए मैंने परिभाषा, अगर कोई पूछे पंचायती राज क्या है तो आप बताएंगे ग्रामीण स्तर पर जो शासन की व्यवस्था वो पंचायती राज है। लेकिन क्या पंचायती राज की परिभाषा बताना है तब फिर आपको ये परिभाषा बताएं। और दूसरा देखो, इसके अंतर्गत या इसे लिखो, इसे शक्ति का विकेंद्रीकरण भी कहा जाता है। इसे शक्ति का विकेंद्रीकरण भी कहा जाता है। इसे
इसे शक्ति का विकेंद्रीकरण भी कहा जाता है। इसे शक्ति का विकेंद्रीकरण भी कहा जाता है। इसे शक्ति का विकेंद्रीकरण भी कहा जाता है। अब देखिए यह 3 स्तरीय है। बताइए कि कौन कौन सी होती है 3 स्तरीय? तुम्हारे यहाँ जिला शासन पंचायत, ग्राम पंचायत, है ना? तो सबसे छोटी संस्था पहली क्या है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है। ग्राम पंचायत के साथ साथ में ब्लॉक पंचायत का भी चुनाव हो रहा है, जैसे बीडीसी वगैरह का, और उसके साथ साथ में जिला पंचायत का भी चुनाव हो रहा है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत एवं जिला पंचायत। इधर लिखिए शहरी व्यवस्था, शहरी स्तर। जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे इसे स्थानीय शहरी प्रशासन भी कहा जाता है। इसे स्थानीय शहरी प्रशासन भी कहा जाता है। पहला लाइन शहरी प्रशासन भी कहा जाता है। दूसरा लिखिए, दूसरी परिभाषा इसे क्या कहेंगे? इसे ही नगर पालिका कहा जाता है। इसे ही नगर पालिका कहा जाता है। मैं पहले लिखा इसलिए रहा हूँ जिससे आपकी चीज समझ में आए कि क्या हमने लिखा, और बाद में समझा। इसे ही स्थानीय शहरी प्रशासन कहा जाता है। इसे ही नगर पालिका कहा जाता है। यह भी 3 स्तरीय होता है। यह भी 3 स्तरीय होता है। सबसे बड़ा नगर निगम, फिर उसके बाद नगर पालिका, और फिर उसके बाद नगर पंचायत। कितनी जनसंख्या होती है? कल देखना जितने भी क्वेश्चन आपके बुक से आते हैं सब टैली करेंगे, एक एक सिलेबस टैली होगा, बस आपको बताना है। तो नगर निगम वो क्षेत्र होते हैं जो बहुत बड़े एरिया में 20 लाख जनसंख्या के ऊपर वाले क्षेत्र, ठीक है ना? मतलब कि 20 लाख जनसंख्या से जिनके क्षेत्र से ऊपर जनसंख्या, नगर निगम से कानपुर नगर निगम लिखा देखा जाएगा। लखनऊ जाएंगे नगर निगम मिलेगा, लेकिन उन्नाव में तुमको नगर निगम नहीं मिलेगा, नगर पालिका परिषद लिख के आएगा। तो वह जनसंख्या जो मतलब कि 20,000 की जनसंख्या के ऊपर और लाख में के अंदर, 3 लाख के अंदर, मतलब कि 2,09,999 तक जितनी भी जनसंख्या है वो नगर पालिका कहलाएगी। और वह क्षेत्र जो नगर पंचायत जो ना तो शहर में है ना तो गांव में है। आप जैसे भगवंत नगर जाते हैं, डेवलप दिखता तो वहां तुमको लिखेगा भगवंत नगर पंचायत, है ना? सब लोग नगर नगर करते हैं, वो नगर पंचायत है पूरी तरह। अब नई लाइन लिखे, छोड़ दीजिए इसको, आगे डिटेल आता है इसमें। नई लाइन से लिखिए, भारत में पहली बार स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन 1882 में भारत में पहली बार स्थानीय। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जैसे अब 1 मिनट, इसको मैं इतना भूल जाइए अभी, है ना? अगर पूछ लिया जाए संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार। लेकिन कह दिया जाए पंचायती राज को मैग्ना कार्टा किसने कहा है ना? तो ऐसे क्वेश्चन आपको जो बेहतरीन मिले। भारत में पहली बार स्थानीय स्वशासन 1882 में लॉर्ड रिपन ने घोषणा पत्र के तहत
लागू किया था। भारत में पहली बार स्थानीय प्रशासन 1882 में लॉर्ड रिपन याद करना, कर्जन मिथ और दुर्जन ये सब नहीं, लॉर्ड रिपन है ना, पता लगा दुर्जन आ गया नाम तो उसी में। भारत में पहली बार स्थानीय स्वशासन 1882 में लॉर्ड रिपन ने घोषणा पत्र के तहत लागू किया था, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब नई लाइन से लिखेंगे फिर। कहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनेगा पंचायती राज। तो पहले लिखिए उसमें, भारत के संविधान लागू होने के समय, लागू होने के समय टीपीएसपी के तहत भारत के संविधान लागू होने के समय डीपीएसपी, जो बच्चे जैसे डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक। किस भाग में बच्चा? 4 भाग है ना। भारत के संविधान लागू होने के समय डीपीएसपी के तहत अनुच्छेद कितने में? अनुच्छेद 4 के लागू होने के समय डीपीएसपी के तहत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया था। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया था। और याद है शुरू में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी ना। और 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित थी। वर्तमान में 12 अनुसूची। बात तो कह दी गई थी कि व्यवस्था की जाएगी, लेकिन कैसे व्यवस्था होगी ये चीज कहीं क्लियर नहीं हुआ था। तो अब नई लाइन लिखेंगे। क्या 1957 में पहली बार बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय 1957 में पहली बार, बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, पूछ ली जाती है बलवंत राय मेहता किससे संबंधित। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था का सुझाव दिया। त्रिस्तरीय, अगर ग्राम है मतलब कि ग्रामीण स्तर है तो वही ग्राम पंचायत वाला, त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया। अब इन्होंने सुझाव दिया। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान मंत्री यहाँ के 1957 जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू को ये व्यवस्था समझ में आई और उन्होंने इसको लागू करने को सोचा। तो पहली बार हम नई लाइन से लिखा। अब क्योंकि
मैंने आपको तीन याद हो, इसके पहले अगर तुम डीपीएसपी में जाओगे तो वहाँ मैंने तुमको तीन प्रकार की व्यवस्थाएं लिखाई थी। एक जगह समाजवादी, गांधीवादी और प्रशासनिक वाले को क्या होता है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। तो गांधीवादी नीति के तहत ही डीपीएसपी का प्रावधान किया गया था और डीपीएसपी में अनुच्छेद 40। तो महात्मा गांधी को, या तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जन्म होता है ना, तो हाँ, और लाल बहादुर शास्त्री का वजह जन्म मनाया जाता है। तो इन्हीं के याद में, क्योंकि व्यवस्था गांधीवादी है इसलिए इनके याद में लिखना। नहीं 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर काठियावाड़ जिला है ना, और वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1800 पूरा डिटेल हमने शायद लिखाया है गांधीवादी नीति में। तो अब नई लाइन से लिखिए 2 अक्टूबर 1959, बहुत इंपॉर्टेंट, इन्वर्टेड कामा कर लीजिए, यहीं से पंचायती राज आप मान लीजिए, मन तो यहीं से गया है लेकिन देखिए बलवन राय ने डाला। 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार राजस्थान के नागौर से इस व्यवस्था को या स्थानीय शासन व्यवस्था को चाहे पंचायती राज लागू किया गया। राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। अब जरा एक बार फिर से ओवरव्यू ले लीजिए ना, तभी समझ में आएगा। तो भारत आपसे पूछा जाए पंचायती राज का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो जो लॉर्ड रिपन द्वारा जारी किया गया 1882 का घोषणा पत्र था। या पूछ लिया जाए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाएगा, है ना, हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पर आए तो भारतीय संविधान को लागू होने के समय ग्राम पंचायत का कहाँ पर वर्णन है, अनुच्छेद 40 राज्य की नीति निर्देशक तंत्र। पहली बार बलवंत राव मेहता समिति का गठन कब हुआ, 1957 में। इसके तहत भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से पंचायती राज की शुरुआत हुई, नागौर राजस्थान। ये क्वेश्चन सबको पता है ना, लेकिन अब जो कुछ मिलेगा वो स्वयं नहीं पता। अब लिखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम। देखो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। और आम कर दो, चल जिंदगी यहाँ से बननी है ना, इम्पोर्टेंट ड्राइवर है। संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देखिए, इसके तहत संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, इसके तहत संविधान में एक नई अनुसूची, अब फ्लाइट मोड लगा दो है ना, इम्पोर्टेंट ना होगा, घर का कोई काम बिगड़ा हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो इम्पोर्टेंट चीज है। इसके तहत संविधान में एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायत का वर्णन किया गया। 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 अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसी संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लिखो भाग 9, जिसे लिखो आगे लिखो, जिसे भाग 9 संविधान के भाग 9 में रखा गया। इसे संविधान के भाग 9 में रखा गया। किसे रखा गया? ये जो तुमको अनुसूचियां, ये सब पंचायती राज का वर्णन मिलता है किस भाग में? संविधान के भाग 9। भाग 9 के तहत अनुसूची में किसमें? तो क्या अनुसूचियां अलग है, भाग अलग है, खंड अलग है, उपखंड अलग है, अनुच्छेद अलग है ना।
सब कुछ अलग स्टार्टिंग में, इसलिए सोचिए मैंने कितना दूरदर्शी से आपको शुरू में सब चीज़ें बताई थी। और संघ पढ़ाने जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका भी बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि इसके बाद अभी जब संघ स्टार्ट होगा तब देखना आपकी सब चीज़ें कितनी आसानी समझ में। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय जोड़े गए। 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए, या 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। तो अब और लिखिए, ग्राम पंचायत, हाँ इसी में लिखो, इसी के तहत देखो इस संविधान संशोधन अधिनियम में क्या क्या है। ग्राम पंचायत का वर्णन भाग 9 के अनुच्छेद 243, भाग 9 के अनुच्छेद 243 ए से लेकर, अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक ग्राम पंचायत का वर्णन अनुच्छेद भाग संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक किया गया है। अब टॉपिक में देखना है ना, अभी देखिए आप हमारी तरफ देखना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? 1992। इसके तहत संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी है? 11वीं। कौन सा भाग जोड़ा गया? 9। 11वीं अनुसूची संबंध किससे है? पंचायती राज से, है ना, या ग्राम पंचायत से, पंचायती राज से। ग्राम पंचायत का वर्णन किस भाग में है? 9 में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? कितना आपको याद होना चाहिए। अब लिखो 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, दोनों 92 में होते हैं, लागू परिणाम जैसे होता है, लेकिन 92। इस संविधान संशोधन के तहत भारत में नगर पालिका या नगर निगम, नगर पालिका या नगर निगम का वर्णन किया गया है। इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी जाएगी? 12वीं। इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कुल 18 विषय, हैं। ओरली आपको एक अभी सिर्फ ग्राफ बना है, डिटेल लिखना है। अब लिखिए, इतना लिखे हो तो आगे लिखिए। अब एक हम लिखाएंगे और दूसरा अपने आप लिख जाएगा। तो पहले हम ग्राम पंचायत को पढ़ लेंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी? 73वें संविधान तो इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 73वें में लिखना है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताएं। इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज, इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या विशेषता की गई? पंचायती राज की व्यवस्था की गई। अब लिखना, इसमें देखना क्या है? पंचायती राज की व्यवस्था की गई जो त्रिस्तरीय होगी,
जो त्रिस्तरीय होगी, परंतु अब ये चीज लिखने के लिए चीज लिखा था, जो त्रिस्तरीय होगी, ये तो चीज सबको पता था, तो बार लिखा चुके बता चुका, क्या बताना है वो चीज लिखी। परंतु अच्छा, इसी का दूसरा नाम देखो, ये भी होता है बच्चा, अगर मान लो आ जाए तो ग्राम पंचायत है ना, हमारे यहाँ ब्लॉक पंचायत है, तो कहीं कहीं इसे ब्लॉक पंचायत नहीं कहते, मध्यवर्ती है ना, मध्यवर्ती पंचायत कहा जाता है, और जिला पंचायत, तो ये भी इसी का है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था दी गई, परंतु जिन राज्यों में 20 लाख से कम, परंतु जिन राज्यों में 20 लाख से कम जनसंख्या निवास करती है, 20 लाख से कम जनसंख्या निवास करती है, वहां पर पंचायती राज 2 स्तरीय होगा, मतलब मध्यवर्ती वहां पर नहीं होगा, सिर्फ जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पर पंचायती राज 2 स्तरीय होगा, मध्यवर्ती या ब्लॉक पंचायत नहीं होगा। पहली बात इस विशेषता की है। तो आपसे क्वेश्चन का पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन पंचायती राज की विशेषता नहीं है? 3-4 ऑप्शन बढ़िया बढ़िया देगा, स्क्रीन में पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, एक एक पॉइंट अगर आपका क्लियर नहीं तो बिल्कुल गलत करते हो, तुमको लगेगा यार ये तो त्रिस्तरीय थी, और जहाँ दूसरे पॉइंट दे रखा है 2 स्तरीय भी प्रावधान किया गया था, अगर आपने उसको गलत किया तो गलत। आप लिखे इस संविधान संशोधन के तहत, इस संविधान संशोधन के तहत पंचायत में, इस संविधान संशोधन के तहत पंचायत में सभी स्तर के सभी पद, सभी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन देखना, आप कहेंगे कि ये तो नहीं हो रहा, सभी स्तर के सभी पद प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होंगे, प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होंगे। अब सुनिए मेरी बात, क्या ऐसा होता है आपके? होता है ना, बिल्कुल मेरा होता है। अब देखो क्या होता है, जैसे ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, प्रधान जी तो प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, सुनते हो ना प्रधान। ब्लॉक पंचायत में होता है, उसे क्या बोलते हो? जिला पंचायत में होता है, उसे क्या बोलते हो? सुनते हो नहीं सुनते हो? लेकिन इधर देखो, जब ये नियम आया है, इसके तहत क्या किया गया, पंचायत के सभी स्तर के सभी पद प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होंगे। लेकिन अब देखो, क्या जिला, जैसे इधर से पढ़ते हैं, क्या जिला अध्यक्ष को तुम चुनते हो? जिला पंचायत तुम चुनते हो, लेकिन जिला अध्यक्ष को नहीं चुनते हो। और क्या कह रहा है, सभी स्तर के सभी पद प्रत्यक्ष, तो ये अप्रत्यक्ष हुआ कि नहीं हुआ? ब्लॉक प्रमुख को चुनते हो क्या तुम? जो ब्लॉक प्रमुख होता है उसको बीडीसी बनाते हैं, बीडीसी चुनते हो, ब्लॉक प्रमुख उनके द्वारा बनता है। सुनो तो क्या इसको हम सुनते हैं? वैसे ही जो ग्राम प्रधान तो हम सुनते हैं, लेकिन जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होगा, तुम्हारे जिला में जितनी ग्राम पंचायतें हैं उनका एक अध्यक्ष होता है, किसी को पता हो, किसी को पता हो, उनको क्या तुम चुनते हो? नहीं चुनते हो ना, तो इसके लिए नोट। परंतु राज्य के 3 अपवाद हैं, और तीनों अपवाद लिखिए। परंतु राज्य के 3 अपवाद हैं, परंतु राज्य के 3 अपवाद हैं। तीनों में लिखे, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख
जिलाध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और नीचे वाले में पंचायत अध्यक्ष। अच्छा देखिए, है ना, ये क्यों ऐसे चुने जाते हैं? राज्य का एक चुनाव आयुक्त होता है और राज्य चुनाव आयोग को ये प्रावधान ये अनुच्छेद में आगे आया, ये छूट दी गई है कि वह अपने अनुसार चुनाव करा सकता है। अब सोचो 3 चुनाव यही हो गए, अगर 3 चुनाव और कराने पड़े तो कितना बड़ा चुनाव व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। इसके लिए राज्य को अगर लगता है कि नहीं प्रत्यक्ष चुनाव कराना जाना चाहिए, ज्यादा संकट उत्पन्न हो रहे, ज्यादा हिंसात्मक घटना है, तो प्रत्यक्ष चुनाव करा देगा, नहीं तो ये हो जाएगा इनके द्वारा आपस में चुन लिया जाएगा। इस जगह लिख लीजिए इनका चुनाव, इनका मतलब इन तीनों का, इनका चुनाव राज्य चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। इनका चुनाव राज्य चुनाव आयोग पर निर्भर करता है, जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है। जिसे राज्य विधानमंडल, जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है। जगह से एक क्वेश्चन आपको बनता देखिएगा। अब अगला पॉइंट, तीसरी विशेषता, जो विशेषता बनती जाए अपना पॉइंट तुम डालते हो, शायद तीसरी होगी। देखो पंचायत के चुनाव की उम्र, पंचायत के चुनाव लड़ने की उम्र ऐसे पंचायत मतलब तीनों में किसी भी तुम लड़ सकते हो, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत। पंचायत के चुनाव लड़ने की उम्र 21 वर्ष तथा पंचायत में मतदान की उम्र, पंचायत में मतदान की उम्र कितने 18 वर्ष तय की गई। पंचायत के चुनाव लड़ने की उम्र 21 वर्ष तथा पंचायत में मतदान की उम्र 18 वर्ष। अब मैं पंचायत के चुनाव की बात कर रहा हूँ, 21 साल में आप लड़ सकते हो। सोचो कि हम विधायक बनना चाहेंगे तो नहीं लड़ पाओगे, ठीक है ना। विधायक की कितनी होनी चाहिए? 25 साल। सांसद की कितनी होनी चाहिए? 25 साल। मतलब कि अगर तुम मुख्यमंत्री बनना चाहते हो तो 25 साल में बन सकते हो, प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो 25 साल में बन सकते हो, लेकिन अगर तुम राज्यपाल बनना चाहोगे तो नहीं बन पाओगे, राष्ट्रपति बनना चाहोगे तो नहीं बन पाओगे, क्योंकि वहाँ 35 साल जब तक नहीं हो जाओगे नहीं बन पाओगे। अब अगली विशेषता, इस संशोधन के तहत पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब समझना है चीज। इस संशोधन के तहत पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। अब लेकिन समझो बात क्या समझना, जैसे 5 वर्ष में चुनाव होता है, लेकिन 5 वर्ष में मान लीजिए पंचायत भंग कर दी जाए, पहले ही पंचायत भंग कर दी गई, तो जो चुनाव होगा वो नए स्तर से होगा कि बचे हुए समय के लिए होगा? क्या होगा? नए 6 महीने के बाद, है ना, 6 महीने तय किया जाता है, उसके बाद नए स्तर से होगा। नहीं भैया समझिए इस बात को। जैसे मान लीजिए 5 साल के लिए कोई कितने दिन के लिए हुए ना, 3 साल बाद विखंडित हुई है तो 2 साल के लिए, अगर 6 महीने बचे तो पूरे के लिए। अभी देखो मैं, ठीक है तुम्हारी बात, और मैं साथ दूंगा है ना, देखना तो पंचायत है, पंचायत का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है और प्रधान मान लीजिए खत्म हो गया, 11 हो गया है ना, अब बचे कितने साल? 2 वर्ष। और इस दौरान शासन किसके अंतर्गत चला जाएगा? जैसे केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य में किसका लग जाएगा? किसके अंतर्गत? विधानमंडल के अंदर देखा जाएगा,
राज्यपाल देखा, अगर राज्यपाल शासन समझ लीजिए हो जाता है, तो या किसी को बगल वाले को, वो चाहे तो बगल वाले विधान को शासन सौंप सकता है कि आप वहाँ के जैसे वो करना चाहे वो करें। लेकिन क्या प्रावधान है कि 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर बचे हुए समय का, अंदर बचे हुए समय का मध्यवर्ती चुनाव किया जाए। लेकिन मेरी बात समझो, अब जैसे कि चुनाव आज मान लो प्रधान जी मरे, कागज लगाए गए और प्रक्रिया करते चुनाव करते करते 3 महीना बीत गए। तुम कह रहे थे 2 साल के लिए चुनाव होगा, अब मैं कह रहा हूँ 3 महीना चुनाव करते करते बीत गए और रिजल्ट आया 3.5 महीना, ये 3 ही महीने मान लो रिजल्ट आ गया। तो अब बताओ जो 1 वर्ष 9 महीना बचे उनका क्या होगा? 2 साल के लिए चुना जाएगा तो 3 महीने तो मतलब 5 साल 3 महीने प्रशासन हो जाएगा। इसमें क्या होगा? चुनाव नहीं होगा, कह रहा चुनाव तो होगा ही होगा, चुनाव तो होना का ही होगा। तो लिखिए इस बात को, इस बात को समझिए, जैसे 6 माह के अंदर चुनाव होगा और 3 महीना प्रक्रिया में खत्म हो गए, ठीक है ना? 3 महीना प्रक्रिया में लगे तो बचे कितने? 1 वर्ष 9 माह बचे। इतने समय के लिए अगला प्रधान चुना जाएगा, बस 1 वर्ष 9 महीना के लिए। वो ये नहीं कह सकता कि हम 2 साल पूरा लिया, 3 साल में खत्म मेरा, है ना? 2 साल नहीं ले। लेकिन अगर 4.5 वर्ष बीत गए, 4 साल 6 महीना बीत गए, सिर्फ 6 महीना बचे, तब फिर चुनाव नहीं होगा। 6 महीना शासन विधानमंडल के अंतर्गत दे जाओ। विधानमंडल मतलब मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद जो होता है वो किसी को सौंप सकती है, चाहे अपना शासन लगा दे, उसके अंतर्गत चलता रहेगा। लेकिन अगर इससे 1 महीना भी कम है, 7 महीना भी, तब चुनाव कराना पड़ेगा। तो लिख लीजिए इस चीज को, 5 वर्ष नियत किया गया था। नई लाइन से इसी में लिखेंगे, परंतु अगर पंचायत भंग हो जाती है बचे हुए समय में प्रक्रिया सहित 6 माह के अंदर, बचे हुए समय में प्रक्रिया सहित मतलब जो प्रक्रिया में लग रहे हैं वो भी प्रक्रिया सहित 6 माह के अंदर चुनाव करा दिया जाता है, चुनाव करा दिया जाता है। और ये चीज जो पढ़ने जा रहे हैं ये भी बहुत है। आज क्वेश्चन में लिखा है क्या? आगे के मैं बता रहा था ना, सिर्फ संघ जो चीज नहीं पढ़ाते, संघ और केंद्र राज्य संबंध पढ़ाना बहुत है। इसमें मैंने जो 2-3 पेज छोड़े हैं उनमें जैसे नीति आयोग क्या होता है, योजना आयोग क्या होता है, एनडीसी क्या होती है, राज्य जल विवाद क्या होते हैं, ये टॉपिक हमको बीच में पढ़ाने और ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमको लग रहा था कि शायद बच्चों को ये न लगे कि बोरिंग चल रहा है ना, क्योंकि मुझे लग रहा था ऐसा पढ़ाने में लग रहा है। और जैसे जैसे ये खत्म होगा ना, ऐसी चीज़ें आ जाएंगी, आप कहोगे कि चलता रहे, घंटा 2 घंटा चले क्लास, तो अच्छी बात है। आप लेकिन चलेगी 1 ही घंटा 15 मिनट है ना, 1 घंटा 15 मिनट जो टाइम है। तो अगला लिखना है, पंचायत में इस संशोधन के तहत, पंचायत में इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 243D के तहत, पंचायत में इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 243D के तहत पंचायत में मतलब समझ सकते हैं, पंचायत के चुनाव में भी आ सकते हैं। तो वही बात, पंचायत के चुनाव में मैं लिखा था तो ज़्यादा अच्छा होगा। पंचायत के चुनाव में अनुच्छेद 243D के तहत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में आरक्षण व्यवस्था लागू की जाती है? अनुच्छेद 243D। लेकिन तुम कहोगे कि भैया अनुच्छेद 16 भी पढ़ाया था तुमने, तब भी कहा था यहाँ आरक्षण पूरी व्यवस्था यहाँ है। अनुच्छेद 16 के राज्य लोक नियोजन में विभेद नहीं करेगा, अर्थात राज्य लोक नियोजन में समानता रखेगा। और लोक नियोजन में राज्य में अनुच्छेद 12 वाला राज्य है ना, समझ लीजिए। उसमें मैंने 4 चीजें पॉइंट टू पॉइंट लिखवाई थी, हमें आज की याद है। तो
राज्य लोक नियोजन में नहीं करेगा, लेकिन अगर नौकरी में आरक्षण की बात की जाए, मतलब कि शिक्षण संस्थान में आरक्षण की बात की जाए, कोई निम्न स्तर का व्यक्ति है, मतलब कि गरीब तबके का है या निम्न जात से है, तो उसको शिक्षण संस्थानों में भी एंट्री में छूट प्रदान की जाएगी। या कोई निचली जात का SC या ST से है तो उनको जो है प्रमोशन में भी छूट दी जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत? 16 के तहत। जो आप लोगों को छूट मिलती है कि SC का इतना कोटा है, OBC का इतना कोटा है शिक्षकों में, ये अनुच्छेद 16 कहता है। लेकिन पंचायत में चुनाव को छूट मिलेगी, आरक्षण मिलेगा, ये अनुच्छेद 243 कहता है, प्रावधान किया गया। अब महिला इसके अंतर्गत महिलाओं को कितने प्रतिशत? महिलाओं को 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। अब सुनो, मान लीजिए 100 होता हर चीज का परसेंटेज तो पता है मैथ में। मान लीजिए हमने कह दिया SC के लिए चुनाव में 20% आरक्षण, OBC के लिए 50% आरक्षण और SC के लिए 33%, 33 सही बटा 3 मतलब ये, तो मतलब 33%। तुम कहोगे मेरे 50 भी 70 30 100 तो 100 के ऊपर चढ़ा दियो है ना, 100 सीटें थी, अब आप कहाँ से दोगे? ST को बिलो में दिए देते हैं 10% आरक्षण। देखिए समझिए इस बात को, क्या कहता है इंडिया, है ना। सपोज दैट, मान लीजिए कहीं पर एक, इधर देखो 200 सीटें, एग्जैक्टली मैं तुमको समझा रहा हूँ कैसे होता है। 200 सीटें हैं किसी पंचायत में, कितनी सीटें? 200। और ये SC का परसेंट है, ये ST की छूट है, तो इसके आधार पर छूट दी जाती है। इसको समझो, जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है 200 सीटें हैं, उस क्षेत्र में कितनी पॉपुलेशन उस पर डिपेंड किया जाता है। जैसे SC की मैं लिख रहा हूँ जनसंख्या प्रतिशत, ना, जनसंख्या प्रतिशत। SC का प्रतिशत कितनी है जनसंख्या का? 10%। और हमने कहा SC के जनसंख्या प्रतिशत 10 है तो इनको 20% आरक्षण दिया जाएगा। तो 20%, 10% जनसंख्या है तो 20% आरक्षण किसका? 20 का। 220 × 20 बराबर 20%, मतलब 20 + 20 बराबर, मतलब इनको 40 सीटें मिलेंगी, इनकी 40 सीटें सुनिश्चित की जाएंगी। फिर हमने कहा ST का परसेंट यहाँ पर कम है, सिर्फ 10% जनसंख्या ST, तो 10% है, इनको 10% आरक्षण दे दीजिए। जनसंख्या कम है, ज्यादा आरक्षण देंगे, क्या मतलब जगह नहीं बनेगी, खाली चली जाएंगी। 10%, तो इसका 10% कितना होगा? 20। अब 40 20 60 सीटें चली गई, बची कितनी? 140। मतलब जो अदर कहते हो, जिन्हें कहते हो आप अनारक्षित, मतलब कि UR सीटें। UR सीटें कितनी है? बचा परसेंट कितना है? 20 + 30 बराबर 70% बचा, तो 70 दूना 140 सीटें। 140 सीटें देखो इसकी आ रही होंगी ना, तो 140 सीटें किसकी आ गई? अनारक्षित की। 140 अनारक्षित सीटें हुई, 20 ST हो गई और SC के होगा। और अनारक्षित का मतलब सब कुछ होता है, तुमको पता होना चाहिए। कहीं सामान्य सीट आ गए सबको लड़ लो, OBC तो लेके 17, है ना, 18, उसमें सब कुछ है। इतनी सीटें तो SC की होंगी, इतनी OBC की होंगी, इसमें भंडारा। लेकिन कहोगे भैया तुमने सब कुछ समझा दिया, ये जो ऊपर लिखा है ये कहाँ चला? अगर इसको तुम दे दोगे तो तब तो फिर 200 पार हो जाओगे। लेकिन कोटा विदिन कोटा की व्यवस्था की गई है ना, मतलब कि इनकी जो संख्या है 40 के अंदर, 40 का 33 से 1/3 इनकी महिला होंगी, इनका 20 का 33 से 1/3 इनकी महिला होंगी, और इस 140 का 33 से 1/3 इनकी महिला। समझ में आई आप बात? महिलाओं को आरक्षण होता है तो महिलाओं के लिए कोई अलग कैटेगरी नहीं बना दी गई। SC ST OBC स्टैंडर्ड वही है, लेकिन महिलाओं को हर कैटेगरी में 33 से 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। अब लिखिए, इस चीज को लिखिए जरा, लिखिए यह सीटें
यह सीटें महिला आरक्षण में, यह सीटें महिला आरक्षण में प्रत्येक वर्ग के, महिला आरक्षण में प्रत्येक वर्ग में आरक्षण के तहत ही, यह सीटें महिला आरक्षण में प्रत्येक वर्ग के आरक्षण के तहत ही प्रदान की जाएगी, प्रत्येक वर्ग में आरक्षण के तहत ही प्रदान की जाएंगी। अब छठा कैरेक्टरिस्टिक, छठी विशेषता, पांचवी हो गई इसकी शायद, छठी विशेषता अनुच्छेद 243 आई। अभी मैंने 243 डी के तहत आरक्षण पढ़ा है, अब 243 आई बस आज हेडिंग डाल दीजिए क्योंकि समय हो गया नीचे का। अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा राज्य वित्त आयोग का वर्णन कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 243 आई। मैं कुछ बहुत डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपके एग्जाम के लेवल से अच्छा हो, क्योंकि 2017 में चुनाव हुआ था, 16 में सॉरी वो हुआ था पेपर। आज 2021-22 में आप पेपर देने सोच रहे हैं ना, 5 साल अपग्रेड हुए ना, तो अपग्रेड वर्जन 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। बस इतना डाल दीजिए, कल इसकी डिटेल। और अभी खत्म नहीं हुआ है, ये मत सोचना खत्म हो गया।